बदलते भारत की शान। समझते हम लोग गंवार जाहिल हैं। कानून पता है हमें, और हमारी बेटी कोई स्मगलर नहीं है, डॉक्टर है डॉक्टर। हमने तनु को इसलिए छुड़वाया था कि अपने बाप की चाल को बेअसर करके उसके ऊपर अपनी चाल चल सके, उससे भी बड़ी और उससे भी खास। बात तो हम पता कर ही लेंगे कि वो लौंडिया तन्नू भागी कैसे वहां से, लेकिन उससे भी पहले ही जानना जरूरी है ये बात पुलिस मुख्यालय तक कैसे पहुंची। तनु, एक रोटी और ले ले बेटा। नहीं माँ, भूख नहीं है। बेटा देखना तेरी कैसी हालत हो गई है, तुझसे खाना भी नहीं खाया जा रहा। अच्छी तरह खा ले, वरना ताकत कैसे आएगी। इम्तिहान लेने के लिए तू ही मिली थी इस धरती पर। भगवान तुझे कितनी तकलीफें दे रहा है। कमला, भगवान कभी तकलीफ नहीं देता, इंसान तकलीफ देता है जिन पर हम भरोसा करते हैं। भगवान कभी भी घड़ी घड़ी रंग नहीं बदलता है, और उसके पास तो किसी का इम्तिहान लेने की फुर्सत भी नहीं है। इंसान रंग बदलता है और मुसीबत में अपने लोगों को मज़ार में छोड़ करके मुंह मोड़ लेता है। देखा नहीं था तुमने शांतनु, क्या क्या उसने कैसे पेश आए हो हमसे। हमने उसके दरवाजे पे जाके कितना गिड़गिड़ाया, कितनी मेहनतें की कि भाई संभाल लो, चलो आओ चले, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। जिन दवाइयों को खा करके लोग बीमार हो गए थे, वो दवाइयां तो उसने बांटी थी ना। और वो दवाइयां जिस अस्पताल से आई थी वहां वो सरकारी डॉक्टर था, सीनियर डॉक्टर था। तो फिर मेरी बेटी तनु को पुलिस क्यों लेकर के गई? हमने उसके हाथ जोड़े कि भाई चलो पुलिस को बयान दे दो, लेकिन उसने बहाना बना दिया। हमने उसके जमीर को ललकारा, तो फिर जो दुबे प्रधान और उसकी बेटी ने हमारा कितना अपमान किया, कितनी गालियां दी, और सारा इल्जाम हम पर लगा दिया। और हमने आज तक, कमला, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी इतना बुरा अनुभव नहीं किया है। ओ, लाला जी कैसे थे और उनका पोता कैसा निकला, मुझे तो घिन आती है उस पे। पापा, आप क्यों गए थे उसके पास? क्या जरूरत थी आपको उसकी मदद लेने की? आपको मैंने कहा था कि इंतजार कीजिए, फिर क्यों गए आप वहां पे? हम वहां भीख मांगने नहीं गए थे,
हम शांतनु को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने गए थे, उसे बताने गए थे। एक सीनियर डॉक्टर होने के नाते उसके अस्पताल में अगर कुछ गलत हो रहा है और उसके जूनियर डॉक्टर उससे परेशान हैं, तो उसे उसका साथ देना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। आपको इतनी उम्मीद लेकर उसके पास जाने की जरूरत ही नहीं थी। आप तो जानते शांतनु अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं निभा सकता। आपको तो पूरा इतिहास पता है। अगर उसने उस वक्त उसकी जिम्मेदारी निभाई होती तो शायद हमारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। वो तो पूरी दुनिया को अपनी नजर से देखता है। उसके लिए बस वही सही है, फिर पूरी दुनिया को गलत करार क्यों ना दिया जाए। उसे भला भी बनना है, उसे अपनी दादाजी की इच्छा भी पूरी करनी है, और उसने मेरे साथ जो कुछ भी गलत किया उसके लिए उसको माफी भी चाहिए। उसे सबके सामने एक अच्छा इंसान बनना है, लेकिन उसके लिए हाथ पांव जलाना उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। वो अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं निभा सकता, और जब भी वक्त आएगा ना तो वो जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेगा। वो कभी बदल नहीं सकता माँ, वो कभी नहीं बदल सकता। पल्लवी, 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 पल्लवी जल्दी आओ, माँ को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। माँ चलिए आप। कहीं नहीं जाना मुझे। पल्लवी, माँ की बीपी बहुत कम हो गई है, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा अभी तुरंत। चलो जल्दी, माँ आप चलिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तू जितना भी खून या पानी चढ़ा ले, मैं घर आके वापस वैसे ही हो जाऊंगी। मैं तब तक नहीं मरूंगी बेटा, जब तक तू मेरी बात मान नहीं लेता। माँ ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप चलिए अभी पहले यहाँ हॉस्पिटल चलिए। उठिए माँ, आप जिद छोड़िए, आप हॉस्पिटल। ये पुराने जमाने के लोग एक बार ठान लेते हैं तो जिद करते ही, भले ही उसमें उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। और एक बात याद रखो, अगर सर पे से ना माँ बाप का साया उठ जाए ना, तो माँ बाप लौट कर नहीं आते। देखो आंटी की हालत कितनी खराब हो गई, और मुझे नहीं लगता ये किसी की भी बात सुनने वाली है। मैंने सारी कोशिश भी करके देख ली, पर सब उल्टा पड़ रहा है शांतनु। अब इसका एक ही इलाज, तुम आंटी की बात मान लो। मुझे तो डर है अगर उन्हें कुछ हो गया ना, तो तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे शांतनु। इनकी बात मान लो प्लीज। कहीं नहीं जाना। पल्लवी शांतनु, क्या तुम ऐसे ही जिद करते रहोगे? तुम्हें दिख नहीं रही है आंटी की हालत? और अगर तुम ऐसे ही जिद करते रहे ना, तो तुम अपनी माँ को खो दोगे। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब अपने स्वार्थ के लिए कर रही हूँ? मैं ये सब चाहती हूँ? नहीं शांतनु, मैं तो खुशी खुशी त्याग कर सकती हूँ इस सब का, पर हालात हमें इसकी इजाजत नहीं दे रहे। देखो आंटी की हालत देखो, मुझसे आंटी की हालत देखी नहीं जा रही है। अगर इन्हें कुछ हो गया ना, तो तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे शांतनु। इनकी बात मान लो प्लीज, इनकी बात मान लो। मुझे नहीं जीना। माँ, माँ, माँ आप जीती और मैं हार गया। पानी पी लीजिए माँ। माँ मैं पल्लवी के साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। आप जो चाहेंगी अब वही होगा। माँ उठो, पानी पी लीजिए।
पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ पापा। आज मेरे अंदर सैकड़ों वायलिन बज रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो आसपास ना फूल खिल गए हैं। हसरतों को पंख मिल गए पापा, आज मैं उड़ रही हूँ। हम भी बहुत खुश हैं ये देख के कि हमारी बिटिया खुश है, लेकिन वो खुशखबरी बताओगी कि वायलिनें बजाती रहोगी? है मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मेरी क्या हालत। ऐसा लग रहा है जैसे मानो सपनों की दुनिया ना खुद ब खुद मेरी जिंदगी में चलकर आ गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ पापा। आखिरकार शांतनु ने जानकी आंटी के सामने घुटने टेक ही दिए। शांतनु ने सगाई के लिए हाँ कर दी। शांतनु मेरा हो गया पापा, शांतनु मेरा हो गया। बहुत बढ़िया खबर सुनाई हो बिटिया हमको, वरना हमको तो लगने लगा था कि आजकल हमारी जिंदगी जो है ना पनौतियों से घिर गई है चारों तरफ से। जहां से खबर आ रहा है ससुरा सिर्फ मनहूस खबर आ रहा है, लेकिन ये खबर सुना के ना तुमने हमको खुश कर दिया। और देखो अब बिना समय गंवाए तुम्हारी सगाई की तैयारी करते हैं। हम कल ही तुम्हारी सगाई शांतनु से करवा देंगे बस। पापा, लेकिन आप कुछ कह रहे थे ना कि कुछ बुरी खबर, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी? कुछ नहीं बिटिया, वो तन्नू जेल से छूट गई। क्या? ये कैसे हुआ? सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक ही चल रहा था ना, फिर ये अचानक कैसे हो गया? सब कुछ हो तो प्लान के मुताबिक ही रहा था बेटा, लेकिन किसी ने हमारे प्लान में सेंध मार दी। हमरे खेले हुए खेले पे ना किसी ने अपनी चाल चल दी, और जो तन्नू का केस था ना वो यहाँ लोकल पुलिस स्टेशन के बजाय डीएसपी साहब के पास चला गया। वहां से खबर निकालने में हमको थोड़ा तकलीफ होगा, पर ताज्जुब ये बात का है कि डीएसपी साहब के पास एक केस पहुंचा कैसे, किसके कहने से डीएसपी साहब ने ये केस लिया है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। अरे हम भी पगला हैं एकदम। तुम्हारे इतने बड़े खुशी के मौके पे अपना राग लेके बैठ गए। तुम ना अपने इस प्यार का जश्न मना लो, खूब खुशियां मना लो, बाकी हम संभाल लेंगे। देखो जिंदगी भर जिस सपना रूपी जानवर के पीछे तुम जोंक की तरह चिपकी रही ना, वह जानवर तुम्हारे पास खुद चल के आ रहा है, वो भी खून पानी समेत। वो क्या कहते हैं कि कोई नो चीज को पूरा शिद्दत से चाहो तो कायनात भी यानी जुगाड़ जमा के तुम्हारे पास भेज देती है। यार छोटा बात ही है, समझिए ना। खुश रहो, मस्त रहो और खूब मजा करो, हम सब देख लेंगे बाकी। चला खुशी हो जाओ और बजाओ वायलिन। मैंने तुझे ऐसे चक्रों में फंसा रखा है कि जिससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा बेटा। जिसे मैं देवता समझती थी वो दानव निकला। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। शांतनु बेटा, कुछ बातें वक्त पर ही समझ में आती हैं, इसीलिए मैं ये लेटर लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि इस लेटर के जरिए जो कुछ कहूँगा वो तुम्हारे दिल और दिमाग में बैठेगा। आज मैं तुमसे अपने दिल के जज्बात कहना चाहता हूँ। बेटा, बचपन से तुम्हें और तन्नू को देख रहा हूँ।
एक दूसरे की फिक्र में बंधे हुए, एक दूसरे के करीब। मैं तभी से चाहता था कि तनु मेरे घर की बहू बने और बेटी बनकर मेरे घर आए। और इसीलिए मैंने इस रिश्ते के लिए जिद की थी। और फिर इतना कुछ हो गया कि रिश्ते बिगड़ गए और हमारे रिश्ते और दिलों में दूरियां आ गई। कुछ ऐसी बातें हुई कि हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सके। मैं चाहता था कि तनु और शांतनु दो नाम एक होकर एक दूसरे से जुड़ जाएं, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि दोनों नाम जुड़ना तो दूर, एक दूसरे से दूर हो गए। लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया कि दोनों नाम जुड़ना तो दूर, बुरी तरह से बदनाम हो गए। तुम तो लड़के थे, लड़के के नाम पर पुती हुई कालिख कुछ दिन बाद तो धुल जाती है, लेकिन जब लड़के के नाम पर कालिख पुत जाती है तो उसका पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ती। और उस बेचारी तनु के साथ भी ऐसा ही हुआ। तुम तनु को चाहते हो, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम स्वीकार करो या ना करो, लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे तुमसे ज्यादा पता है। तुम तनु से प्यार करने लगे थे, पर तुमने कभी इस बात को माना नहीं। शायद तुम अभी भी इस जज्बात को स्वीकार ना करो, लेकिन बेटा, तुमसे अनजाने में जो गलती हुई है उसके लिए तुम तनु से माफी जरूर हासिल करना, नहीं तो मेरे दिल में यह बोझ हमेशा हमेशा के लिए रहेगा और मेरी आत्मा भटकेगी। बेटा, अगर तुमने तनु से माफी हासिल कर ली तो ये समझ लेना तुमने अपने दादा का कर्ज उतार दिया। तुम्हारा दादाजी, मुझे आप माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए दादाजी। मुझे इतने कड़े इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा, मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी मजबूरियों ने मेरे संकल्प की धज्जियां उड़ा दी। मैं अपने नजरों में ही बौना हो गया हूं। मैं इतना मजबूर हो गया हूं कि आपकी आखिरी इच्छा को पूरी नहीं कर सका। शांतनु, माँ, आप ऐसे क्यों टहल रही हैं? माँ, आप ऐसे टहलिए मत। आपकी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और अभी आप आराम कीजिए। जब तक आपकी कमजोरी पूरी तरीके से नहीं ठीक हो जाती, आपको जो कुछ चाहिए आप मुझे बोलिए ना, मैं आ जाऊंगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। तूने शादी के लिए हाँ कह दी, मैं ठीक हो गई। मैं ये कहने आई थी बेटा कि जो हो गया है या जो हो चुका है उसे टालने से कोई फायदा नहीं। मेरा मतलब है जो रिश्ता जुड़ने जा रहा है वो जितनी जल्दी जुड़ जाए उतना अच्छा है। इसलिए दुबे भाई साहब चाहते हैं कि पल्लवी के साथ तुम्हारी सगाई आज ही कर दी जाए। तो ठीक रहेगा ना? ज़बान दे चुका हूं मैं आपको। आप जो चाहेंगी वही हो। फिर इसमें मुझसे पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं जानती हूँ बच्चे, मैं तुझे मजबूर कर रही हूँ। तेरी जरा भी इच्छा नहीं। तेरे अपने कुछ मकसद हैं जिसे तू पूरा करना चाहता है और मैं उस मकसद के आड़े आ गई हूँ। लेकिन क्या करूं मैंने तुझे ऐसे चक्रों में फंसा रखा है कि जिससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा बेटा। जिसे मैं देवता समझती थी वो दानव निकला
और अब अगर बगावत करने चाहूंगी तो वो अपना असली चेहरा दिखा देगा। मैं तुझे जेल नहीं भेज सकती बेटा, किसी भी सूरत। शांतनु। लेकिन भगवान से प्रार्थना जरूर कर सकती कि वो फरिश्ता भेज दे जो आकर आपको इस मुश्किल घड़ी से निकाल कर ले जाए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। लेकिन बेटा, तुमसे अनजाने में जो गलती हुई है उसके लिए तुम तनु से माफी जरूर हासिल करना, नहीं तो मेरे दिल में ये बोझ हमेशा हमेशा के लिए रहेगा और मेरी आत्मा भटकेगी बेटा। अगर तुमने तनु से माफी हासिल कर ली तो ये समझ लेना तुमने अपने दादा का कर्ज उतार दिया। तुम्हारा दादा तो ये वही धर्म संकट है जिससे मेरा बेटा अपने आप से लड़ रहा था। उसने अपने लिए तो कभी जिया ही नहीं, बल्कि अपने दादाजी की इच्छा को पूरी करने में लगा था। वो अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगा था और मैं उसके मकसद के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो गई। मैंने उसे इतना मजबूर कर दिया कि उसने अपने मकसद को किनारा करके मुझे बचाने में लग गया। और इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। मैं कितनी खराब माँ, कितनी खुदगर्ज हूं मैं। किसी के काम नहीं आ सकी मैं कभी। मेरा बेटा मेरी वजह से अपने और अपने दादाजी की इच्छा को पूरा नहीं कर पाएगा। मैं कितनी खराब माँ, कैसी कैसी खुदगर्ज माँ हूँ। मैं गुनाहगार हूँ अपने बेटे की। मैंने उसे कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा मैंने, कहीं का नहीं। बहन जी, रोइए मत। अब छिपाने लायक कुछ भी नहीं बचा। मैं जानती हूँ पल्लवी के पापा की असलियत जानने के बावजूद आप शांतनु को ये सब करने के लिए कह रही हैं। वो इसलिए कि उन्होंने आपको मजबूर किया, आपको जेल भेजने की धमकी दी। मैंने सुना है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान के दरवाजे खुल जाते हैं और सच्चाई को बचाने के लिए फरिश्ते अपना भेष बदल कर आ जाते हैं। ये कितना सच है या गलत है ये मैं नहीं जानती, लेकिन इसकी कामना जरूर करूंगी कि ऐसा ही हो। बहन जी, मुझे माफ कर दीजिए। काश मैं आपकी मदद कर सकती। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है
मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि किसी के मंसूबों को हरा सकूं, लेकिन भगवान से प्रार्थना जरूर कर सकती कि वो फरिश्ता भेज दे जो आकर आपको इस मुश्किल घड़ी से निकाल कर ले जाए। अब क्यों आए हो तुम? हाँ, अभी भी तुम्हारा जी नहीं भरा? कल मेरे माँ पापा के साथ तुमने अच्छा व्यवहार नहीं किया और इसके लिए अगर तुम सफाई देने आए हो तो मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जाओ तुम यहाँ से।